जय हिंद दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह आपके सामने आया हूं संसार का भूगोल पढ़ाने के लिए। और मेरे चैनल का नाम है सक्सेस विद रवि इंडियन। देखिए, मैं संसार का भूगोल आपको एक निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पढ़ाऊंगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और इधर उधर आप भटकना छोड़ दीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए, एक एक क्लास पढ़िए, आपको सब कुछ मिलेगा इन क्लासों के अंदर। चिंता मत कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और आइए शुरू करते हैं संसार का भूगोल। तो संसार का भूगोल शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन हो जाएं जो आपको ऊर्जा से भर देंगी। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए संसार का भूगोल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड। संसार के भूगोल में सबसे पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स। देखिए, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड को समझने के लिए आइए हम समझते हैं। मान लीजिए हम रात में कभी लेटे हैं और आसमान साफ हो, बादल ना हो, खुले आसमान में हम लेटे हों, तो हम देखते हैं कि इस आसमान में तारे नज़र आते हैं। देखिए, वो तारे और ये खुला आसमान और ये हमारी पृथ्वी, ये सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो अब ब्रह्मांड को समझने के लिए आइए हम अपने ग्रह पृथ्वी से ही शुरुआत करते हैं। अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी से ही शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, या कुछ नहीं भी जानते हैं तो आज जान लीजिए कि पृथ्वी जो है हमारे तारे सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, और सूर्य का चक्कर लगाती है, और हमारे सूर्य का एक अपना सौर परिवार है या सौर मंडल है, जिसे सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और पृथ्वी के साथ साथ उसका 7 ग्रह और चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से सूर्य का चक्कर 8 ग्रह लगाते हैं। तो आइए समझते हैं सौर मंडल को। देखिए, सौर मंडल क्या है? सौर मंडल सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, एस्टेरॉयड वगैरह, इन सब का एक समूह है। देखिए, सूर्य अपने आप में बहुत बड़ा है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और ये अपने चारों तरफ इनको बांधे रखता है। सभी ग्रहों, उल्काओं और क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे और उपग्रह, ये सभी इससे बंधे रहते हैं। देखिए, सूर्य के चारों तरफ मुख्यतः 8 उपग्रह, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। पहला, सूर्य से अगर हम दूरी का क्रम लें, ये सारे सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में हैं, दूरी के बढ़ते हुए क्रम में हैं। सबसे पहले सूर्य से जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़ेंगे, सूर्य के पास में सबसे पहला ग्रह है बुध। इसको हम बोलते हैं मरकरी, अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं। जैसे ही बुध से आगे बढ़ेंगे तब शुक्र आता है, इसको हम वीनस कहते हैं। देखिए, बुध जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। देखिए, हम अभी सौरमंडल को केवल हल्का सा समझ रहे हैं, हम इसकी डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मांड को पढ़ रहे हैं। तो हमें जो है सौरमंडल को अभी हल्के रूप में पढ़ा रहे हैं, हल्के से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तब एक एक ग्रह के बारे में समझाएंगे। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि हम शुक्र पर थे। जैसे ही हम शुक्र से आगे बढ़ेंगे तो हमारा ग्रह आता है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह पृथ्वी है, और ये गोल्डीलॉक जोन में आता है। गोल्डीलॉक जोन में आता है, इसलिए इस पर जीवन संभव हो पाया है। और इसको हम अर्थ भी बोलते हैं। ये बहुत प्यारा है, इसको संभाल के रखिएगा। इसके बाद जब हम पृथ्वी से आगे बढ़ते हैं तब आता है मंगल। इसको अंग्रेजी में मार्स बोलते हैं। मंगल लाल ग्रह भी कहलाता है। और मंगल से जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम, तब एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी आती है। इसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। इसी में उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, और बहुत से पिंड हैं, अनियमित आकार के हैं। इस क्षुद्र ग्रह पट्टी में ये सब पिंड इस सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ही हम क्षुद्र ग्रह पट्टी को पार करेंगे तो हमारे सामने एक ग्रह आएगा, बृहस्पति। बृहस्पति को हम जुपिटर कहते हैं, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और कहते हैं कि हमारी पृथ्वी को बचाने में मुख्य योगदान बृहस्पति का भी माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो जो भी उल्काएं और
उल्का पिंड वगैरह हमारी पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही हम बृहस्पति से आगे बढ़ेंगे तो हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है शनि आ जाता है, और शनि को हम सैटर्न भी बोलते हैं। शनि को हम सैटर्न भी बोलते हैं। जैसे ही शनि से आगे हम बढ़ेंगे तो अगला ग्रह आता है अरुण। अरुण को हम यूरेनस बोलते हैं, और जैसे ही अरुण से आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला ग्रह आता है वरुण, जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं। और जैसे ही नेपच्यून से आगे बढ़ेंगे हम तो एक बेल्ट और आती है जो क्षुद्र ग्रह पट्टी की तरह है। इसमें कुछ बड़े पिंड, कुछ छोटे पिंड, कुछ अनियमित आकार के पिंड, उल्का पिंड वगैरह चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम काइपर बेल्ट बोलते हैं। काइपर बेल्ट, इस काइपर बेल्ट की लंबाई चौड़ाई लगभग क्षुद्र ग्रह पट्टी से 20 गुना ज्यादा है। क्षुद्र ग्रह पट्टी से 20 गुना ज्यादा है। काइपर बेल्ट से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सौर मंडल की सीमा जो है समाप्त होने लगती है, और उसके बाद ऑट क्लाउड आ जाता है, हीलियोस्फीयर आ जाता है। चलिए ये बातें आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं, काइपर बेल्ट में एक ग्रह था। कभी कहते थे कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे। वो 9वां ग्रह जो था यम यानी प्लूटो, इस काइपर बेल्ट का सदस्य था, इस काइपर बेल्ट का सदस्य है। ठीक, और वो जो है 9वां ग्रह बाद में खत्म कर दिया गया, उसको ग्रह की सदस्यता से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि वो ग्रह के जो नियम होते हैं, जो ग्रह की विशेषताएं होती हैं, उनको वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो ये खत्म कब हुआ आइए जान लेते हैं। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक बैठे। उन्होंने फिर यम पर यह फैसला सुनाया कि यम अब ग्रह नहीं है, एक बौना ग्रह है, और वो जो ग्रह की विशेषताएं हैं उनको पूरा नहीं करता, इसलिए हम इसको बाहर करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की स्थापना सन 1951 में हुई थी। ये फ्रांस के शहर पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस एक यूरोपियन शहर है, आप इसको यूरोप के मैप में देख सकते हैं। देखिए एक बात और समझ लीजिए, आप अगर भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो एक एटलस जरूर खरीद लीजिए, जिसमें सारे मानचित्र होते हैं विश्व के, भारत के और महाद्वीपों के। अगर आप एटलस खरीद लेंगे और एटलस की मदद से भूगोल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं भी आपको मैप के जरिए पढ़ाऊंगा। तो देखिए आगे क्या होता है, अब जान लीजिए ये सौरमंडल जो है, ये सौरमंडल जो है, अगर हम इसका टोटल द्रव्यमान करें, टोटल द्रव्यमान मतलब कुल वजन करें, तो हम देखेंगे कि 99.9% द्रव्यमान केवल सूर्य का है। सूर्य बहुत बड़ा है, ये समझिए 0.1% में बाकी सारे ग्रह, उल्काएं, सभी चीजें हैं, और 99.9% में केवल सूर्य है। सूर्य बहुत बड़ा है हमारा, और ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है हमारी पृथ्वी पर। तो सूर्य इतना बड़ा है कि ये समझ लीजिए ये पृथ्वी हमारा ग्रह है, ऐसी 32 लाख पृथ्वी इस सूर्य के अंदर समा सकती हैं। समझ रहे हैं? देखिए टेंशन लेके कुछ नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ पढ़ें तो मुस्कुरा के पढ़ें, हंसते हुए पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए सौरमंडल को अगर हम देखें, सूर्य केंद्र में है, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सारी उल्काएं, एस्टेरॉइड वगैरह ये सब इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो एक वृत्त के रूप में ये बन जाता है, एक वृत्ताकार रूप ले लेता है। अगर हम सौरमंडल के इस छोर से उस छोर तक जाएं तो हम ये मान लेते हैं कि ये सौरमंडल का व्यास है। जैसे वृत्त का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम जाते हैं, जो केंद्र से होकर गुजरे, तो हम उसे व्यास बोलते हैं। तो ये जो व्यास है सौरमंडल का, आप समझ लीजिए कितना है। देखिए ये व्यास है 1179 करोड़ किलोमीटर।
यानी 1179 करोड़ किलोमीटर इस सौरमंडल का व्यास है। और समझ लीजिए, अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर हम देखें कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। देखिए वैसे तो पृथ्वी जो है जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। सभी जो ग्रह हैं ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी भी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी अलग अलग समय पर अलग अलग रहती है, लेकिन हम यहाँ औसत दूरी ले रहे हैं। औसत दूरी जो है कितनी है पृथ्वी की सूर्य से, वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और आगे समझिए, देखिए इस सौरमंडल में ग्रह तो हैं ही, ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह भी हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम बोलते हैं मून, चंद्रमा, ठीक। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हैं, उनके भी अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके साथ साथ और भी जो है पिंड सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे पुच्छल तारे, इनको हम कॉमेट्स बोलते हैं। फिर जैसे लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह, इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और उल्काएं, जिनको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है सूर्य का चक्कर लगाती हैं और इन सब से मिलकर हमारा सौर परिवार या सौरमंडल बना है। देखिए ब्रह्मांड में ऐसे समझ लीजिए कि सौरमंडल जो है हमारा सूर्य से मिलकर बना है। सूर्य क्या है, एक तारा है। जैसे ही बहुत सारे तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। अब हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, मिल्की वे आकाशगंगा बोलते हैं। हिंदी में इसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा बोलते हैं। उसमें अरबों तारे हैं, ठीक है। इस आकाशगंगा में कितने तारे हैं, अरबों। और अनेक आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सी से मिलकर एक लोकल ग्रुप बनता है। समझते रहिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लोकल ग्रुप बनता है और लोकल ग्रुप, बहुत सारे लोकल ग्रुप बनकर क्लस्टर बनाते हैं और बहुत सारे क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं और बहुत सारे सुपर क्लस्टरों से ही मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। तो आगे सौरमंडल से आगे अब हम पढ़ते हैं आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी में क्या क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ पढ़िए भारत का भूगोल। और बस आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन, घंटी के आइकन को जरूर दबाएं और मुझे पर विश्वास रखें। मैं आपको भूगोल की बहुत सारी कक्षाएं देने वाला हूं। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं आकाशगंगा गैलेक्सी। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ा है सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल जो है किसमें स्थित है, आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, मिल्की वे दुग्ध मेखला आकाशगंगा, ठीक है। तो देखिए समझिए आकाशगंगा आखिर क्या है। बहुत सारे तारों का समूह आकाशगंगा कहलाती है, जिसमें अरबों तारे मौजूद होते हैं। और समझिए, देखिए 100 अरब आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में लगभग हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है 100 अरब आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और आकाशगंगा के अंदर होता क्या है, देखिए धूल भी होती है, गैसें भी होती हैं, ग्रह भी होते हैं और तारे भी होते हैं, ठीक है। वैसे आकाशगंगा को अगर हम देखें तो 3 भुजाओं से निर्मित होती है। एक पहली भुजा जो सबसे केंद्र में होती है, फिर दूसरी भुजा और फिर तीसरी भुजा। देखिए हम अगर अपनी आकाशगंगा की बात करें, अगर हम अपनी आकाशगंगा की बात करें तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक। और देखिए आकाशगंगाओं के प्रकार, आकाशगंगा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। देखिए पहली है अंडाकार एलिप्टिकल, अंडाकार अंडे के आकार की एलिप्टिकल। फिर होती है सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, सर्पिलाकार यानी स्पाइरल। और तीसरी होती है अनियमित आकार या इर्रेगुलर,
अनियमित आकार या इर्रेगुलर। अगर हम इनकी अलग अलग बात करें आकाशगंगाओं की, अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार, तो अगर हम इनका अध्ययन करें तो अंडाकार जो आकाशगंगा है वो 2/3 आकाशगंगाएं जितनी भी इस ब्रह्मांड में हैं उनका 2/3 लगभग अंडाकार आकाशगंगाएं हैं। अगर इनकी बात करें तो इसमें पुराने तारे मिलते हैं, पुराने ओल्ड स्टार मिलते हैं और इनमें कोई भी नए तारे का निर्माण नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आती है देखिए सर्पिलाकार आकाशगंगा। अगर हम सर्पिलाकार आकाशगंगा की बात करें तो इसके केंद्र में तारों का अधिक जमाव होता है, यानी केंद्र में अधिक तारे होते हैं और बाहर की तरफ जैसे ही केंद्र से बाहर की तरफ चलोगे तो तारों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और ये कुल आकाशगंगा जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं उन कुल आकाशगंगाओं का 1/4 सर्पिलाकार आकाशगंगा होती हैं। देखिए ये जो दुग्ध में एकला मिल्की वे आकाशगंगा है ये जो है सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार देखिए इस तरीके से, इसमें भुजाएं भी दिखाई दे रही होंगी और ये दुग्ध मेखला आकाशगंगा है हमारी, जिसमें यहां पर सूर्य मौजूद है हमारा, ठीक है, इसमें अरबों तारे मौजूद हैं। आगे चलते हैं हम, देखिए अनियमित आकार इनरेगुलर आकाशगंगा। देखिए हमारी जो पड़ोसी गैलेक्सी है आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा, जिसे हम हिंदी में देवयानी बोलते हैं, देवयानी। तो वो भी सर्पिलाकार ही है, स्पाइरल ही है वो भी। आगे बात करते हैं हम अनियमित आकार वाली इर्रेगुलर आकाशगंगाओं की। तो ये नवीन तारों से मिलकर बनी होती है। इसमें ये समझ लीजिए नए तारे होते हैं और इसमें नए तारों का भी निर्माण हो रहा होता है। और ये कुल आकाशगंगा का 1/10, यानी जो ब्रह्मांड में टोटल आकाशगंगा हैं उनका 1/10 कौन होती हैं, ये होती हैं अनियमित आकार वाली आकाशगंगाएं। अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं हम दुग्ध मेखला अपनी मिल्की वे गैलेक्सी पर। मैंने आपको ये एक शेप बनाकर दिखाई है, चाहे तो आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं दुग्ध मेखला आकाशगंगा यानी मिल्की वे को। तो इसका व्यास यानी इधर से इधर चाहे इधर से इधर, एक तरफ से दूसरी तरफ अगर पार करना चाहते हैं आप इसको मिल्की वे को, तो इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष, ध्यान से सुनिएगा। और अगर हम 1 प्रकाश वर्ष की बात करें तो उसमें होता है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप? यानी 1 वर्ष में प्रकाश इतना दूर जाता है। सोचिए फिर 1 लाख प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर हो गया होगा, इसका कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम प्रकाश की बात करें तो वैसे हमको पता है, अगर नहीं भी पता है किसी को तो जान लीजिए 3 लाख किलोमीटर, लगभग 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश चलता है। और प्रकाश से ज्यादा गति आज तक किसी की नहीं है, ना ज्ञात है अभी तक। अब देखिए अगर हम आकाशगंगा की बात करें तो आकाशगंगा का एक छोटा सा ग्रुप अगर बन जाए तो हम उसको क्लस्टर बोलते हैं। छोटा सा समूह अगर बन जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। अगर वही क्लस्टर, छोटे छोटे क्लस्टर आपस में मिल जाए, क्लस्टर मिल जाए, तो एक बड़ा सुपर क्लस्टर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सुपर क्लस्टर। ठीक है, और एक बात और, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें। और हाँ, एक बात और, अपने मम्मी पापा से जरूर डरें, पीछे हो सकता है थप्पड़ पड़ जाए, तो इसलिए वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और पढ़िए, ना तो पीछे से थप्पड़ भी पड़ सकता है। अब देखिए अगर हम बात करें अपने सूर्य की, सूर्य यहां मौजूद है। अगर सूर्य के निकटतम तारे की बात करें हम अपनी गैलेक्सी में, तो सबसे निकटतम तारा हमारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है और जो 4.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है, लाइट ईयर दूर है, यानी 4.25 प्रकाश वर्ष हमसे दूर है। ये सबसे निकटतम तारा है। अगर हम इस पे लाइट की स्पीड से जाएं तो 4.25 प्रकाश वर्ष में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और दूसरा एक स्टार और है हमारे पास में ही,
जिसे हम साइरस या डार्क स्टार कहते हैं, और ये 8.6 लाइट ईयर दूर है और सूर्य से लगभग 2 गुना बड़ा है और बहुत ज़्यादा चमकीला है। ठीक है, और समझिए हमारी पृथ्वी एक सुपर क्लस्टर में मौजूद है। उस सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? उस सुपर क्लस्टर का नाम है लानियाकी सुपर क्लस्टर। लानियाकी सुपर क्लस्टर। अब और समझिए इस बात को, गैलीलियो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले दूरबीन का प्रयोग करके 1609 ईस्वी में तारों को देखा। ठीक है, और तारों को देखने के बाद उन्होंने ब्रह्मांड का ज्ञान लोगों को कराया, और गैलीलियो को बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ी। उनको एक बंद कमरे में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, बहुत सारी यातनाएं सही उन्होंने। ठीक है, अब समझिए आकाश गंगाएं के कुछ नाम हम बता रहे हैं आपको। जैसे एक मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला आकाश गंगा हो गई, दूसरी एंड्रोमेडा यानी देवयानी हो गई, तीसरी अर्सा माइनर सिस्टम भी एक क्या है? अर्सा माइनर सिस्टम भी क्या है? एक आकाश गंगा है। ड्रैको सिस्टम भी क्या है? एक आकाश गंगा है। वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं के अलग अलग नाम रखे हैं। देखिए आकाश गंगा में वैज्ञानिक देखते हैं कि एक ब्लैक होल पाया जाता है बीच में। ठीक है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके बीचों बीच ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी बहुत ज्यादा होती है। अगर इससे लाइट भी निकले तो वो निकल नहीं पाती, ये लाइट को भी निकलने नहीं देता है और उसको भी सोख लेता है। इतनी ज्यादा इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। और देखिए ये जो ब्लैक होल है इसके बनने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। एक स्टार, आगे हम जब स्टार का जीवन चक्र पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। देखिए हमने अभी सौरमंडल का ओवरव्यू लिया, एक हल के रूप में हमने सौरमंडल पढ़ा, फिर हमने आकाशगंगा पढ़ी, फिर हमने अपनी दुग्ध मेखला मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ी। अब हम आगे ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड ही चल रहा है, उसका अगला टॉपिक अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे। देखिए हमने सौरमंडल से चले हैं, अपनी पृथ्वी से चले हैं, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, फिर हम कहाँ पहुँच गए? क्लस्टर में। फिर कहाँ पहुँचे? सुपर क्लस्टर में। और फिर सुपर क्लस्टरों से मिलकर क्या बना हुआ है? हमारा ये ब्रह्मांड बना हुआ है। तो हम ब्रह्मांड को तो समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड उत्पन्न कैसे हुआ? तो आइए उसके कुछ सिद्धांत हैं, हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। हाय दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखिए ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में अध्ययन होता रहा है प्राचीन काल से ही, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो मुख्यतः हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित हैं, और उसमें भी केवल एक का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, बाकी 2 का हम अध्ययन नहीं करेंगे। केवल हम इतना जान लेंगे कि सिद्धांत क्या है और वैज्ञानिक क्या है, क्योंकि 1 नंबर में यही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, केवल एक ही सिद्धांत ज़्यादा आता है और वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड से उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत जो है वही ज़्यादा आता है। तो समझ लीजिए। आइए देखिए, ब्रह्मांड से उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत मुख्य हैं। एक है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेथियर ने दी थी, और इसकी व्याख्या रॉबर्ट वैगनर ने की थी। जॉर्ज लेमेथियर ने ये थ्योरी दी थी और व्याख्या किसने की थी? रॉबर्ट वैगनर ने। ठीक, और इसी सिद्धांत को हम विस्तृत रूप से ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इसी पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए, एक है साम्यावस्था सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत हम पढ़ते हैं साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये वैज्ञानिक हैं थॉमस गोल्ड और हरमन वाडी, ये 2 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था साम्यावस्था सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। फिर है दोलन सिद्धांत या पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये
वैज्ञानिक हुए डॉक्टर एलन संडेज। कौन से वैज्ञानिक? डॉक्टर एलन संडेज। इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया है, दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। देखिए इसको याद करना पड़ेगा आपको, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेतेयर। जॉर्ज लेमेतेयर ने दी, व्याख्या किसने की? रॉबर्ट वैगनर ने की। फिर साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया? थॉमस गोल्ड। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी। फिर दोलन सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एलन संडेज। ब्रह्मांड से उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसका है? डॉक्टर एलन संडेज का। देखिए ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, पहले उसे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, इसमें क्या बात कही जॉर्ज लेमेतेयर और रॉबर्ट वैगनर ने। देखिए इसको समझने से पहले मैं एक जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जब आप नीचे जाएंगे तो उसमें मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पर जाएं और सीधे जो है ज्वाइन कर लें मेरे ग्रुप को। उसी पर मैं आपको वन लाइनर और पीडीएफ उपलब्ध कराता रहूंगा समय समय पर। और इसको एक बार लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा करें। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो पढ़ा रहा हूं भूगोल, वो बहुत ही नीचे लेवल से उच्च लेवल तक पढ़ाऊंगा। और आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं, चिंता मत कीजिए, अधिकतर क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए जरूर आएंगे। आप एक बार जुड़े तो रहिए, आप भूगोल के लिए कहीं और मत जाइए, केवल मुझसे जुड़े रहिए। कंप्लीट भूगोल मैं आपको पढ़ाऊंगा संसार का, ठीक है। एक एटलस मैप जरूर खरीद लें और एक ग्लोब जरूर खरीद लें, ग्लोब बहुत जरूरी है। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी क्या है। देखिए बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमेतेयर के अनुसार और रॉबर्ट वैगनर ने जब व्याख्या की तो बताया कि ये जो ब्रह्मांड है कभी लगभग इन्होंने टाइम बताया है 15 अरब वर्ष पहले। कितने? 15 अरब वर्ष पहले ये पूरा ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, ये सारा पदार्थ, जितना भी पदार्थ है, जितने भी पिंड हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, आकाशगंगाएं, ये सभी के सभी एक छोटे से बिंदु के रूप में थे, एक छोटे से बिंदु में समाहित थे। फिर इन्होंने बताया कि ये अचानक इसमें 15 अरब वर्ष पहले क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हो गया और ये सारा जितना भी पदार्थ है तेजी से फैलना शुरू हो गया। और जब ये पदार्थ फैला तो ये पदार्थ काले व उच्च घनत्व वाला पदार्थ था, काला व उच्च घनत्व वाला पदार्थ था। उसको डार्क मैटर भी बोला जाता है, डार्क मैटर भी बोला जाता है। फिर ये पदार्थ क्या हुआ, इसके मिलने से ये पास पास आना शुरू हो गया, ठीक है, इकट्ठा होना शुरू हो गया और ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हो गया। और ब्रह्मांडीय पिंडों का जब निर्माण हो गया तो उसमें भी पदार्थ इकट्ठा होने शुरू हो गए, आपस में मिलने शुरू हो गए और सामान्य पदार्थों का जमाव शुरू हो गया, सामान्य पदार्थों का जमाव शुरू हो गया। और फिर उनसे आकाशगंगाएं बनी, आकाशगंगाएं बनी। अब आकाशगंगा में जो पदार्थ था उसने भी अपना समूह बनाना शुरू कर दिया और फिर समूह बनाना शुरू कर दिया। ये पदार्थ घूमता रहा, इसमें विस्फोट होते रहे और संघनित हो गया और ज़्यादा, और इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ने लगी। और फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब बढ़ने लगी तो इसमें जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो गई और स्टार यानी तारों का निर्माण शुरू हो गया। जो तारों के आसपास का पदार्थ था वो भी संघनित होना शुरू हो गया, ठीक है। अनेकों विस्फोट होने लगे और पिंड और तारों का निर्माण शुरू हो गया। और इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, बार बार दोहराती रही अपने आप को। तो इसके बाद ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, ठीक है, ये सभी बनने शुरू हो गए। और इस तरीके से हमारे सौरमंडल और सौरमंडल, आकाशगंगाएं, क्लस्टर, लोकल ग्रुप, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ये सभी बने और इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। देखिए ब्रह्मांड के ये मुख्य सिद्धांत है उत्पत्ति के जो ज्यादा पूछे जाते हैं, इनमें भी सबसे ज्यादा बिग बैंग थ्योरी पूछी जाती है, उसी के बारे में मैंने समझाया। अब
ब्रह्मांड से संबंधित और तथ्य समझ लीजिए, और कुछ सिद्धांत भी हैं। जैसे एक वैज्ञानिक हुए हैं क्लॉडियस टॉलमी, दार्शनिक कह लीजिए या वैज्ञानिक कह लीजिए, 140 ईस्वी में हुए हैं। इन्होंने जब ब्रह्मांड का अपने तरीके से अध्ययन किया और इन्होंने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है, सारे पिंड उसका चक्कर लगा रहे हैं, यानी पृथ्वी केंद्र में है। पृथ्वी को भू भी बोलते हैं, भू यानी धरती, और इसलिए इस सिद्धांत का नाम भू केंद्रित अवधारणा पड़ गया है। ठीक है, इस अवधारणा को हम कहने लगे भू केंद्रित अवधारणा। ठीक, इसके बाद आगे समझिए, एक वैज्ञानिक हुए निकोलस कापरनिकस। 1543 ईस्वी में इन्होंने बताया कि देखिए, जब इन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। इन्होंने जो टॉलमी की अवधारणा थी उसके विपरीत इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य केंद्र में है, सारे पिंड और तारे, सारे पिंड और ग्रह और उपग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने कौन सी अवधारणा दी? इस अवधारणा का नाम है सूर्य केंद्रित अवधारणा। ठीक, और इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, जो दैनिक गति है, दैनिक गति में घूर्णन करती है, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमती है। दैनिक गति में पृथ्वी घूर्णन करती है और अपने अक्ष पर घूमती है। आप आगे पढ़ेंगे, जब पृथ्वी के बारे में हम अच्छे से पढ़ाएंगे, जब भूगोल पढ़ाएंगे तो हम ये भी पढ़ाएंगे दिन रात कैसे होते हैं। तो देखिए, अभी इतना समझ लीजिए, पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, ठीक, और उसके बाद वो इस तरीके से घूम भी रही है, ऐसे समझिए जैसे लट्टू घूमता है, इस तरीके से घूम रही है और साथ में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सूर्य है और पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है, समझिए, और इस तरीके से चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ। तो वार्षिक गति जो ये है, ये दैनिक गति बोली जाएगी, और ये जो घूम रही है, ये इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है, ये वार्षिक गति कहलाएगी। समझ रहे हैं आप? तो इन्होंने ये बताया, निकोलस कापरनिकस ने ये बताया कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और वार्षिक गति में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। एक वैज्ञानिक और हुए हैं, उनका नाम है विलियम हर्शेल। क्या नाम है? विलियम हर्शेल। इन्होंने सन 1805 में दूरबीन से जब इस ब्रह्मांड का अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि जो आकाशगंगा है, ये जो आकाशगंगा है हमारी, उसमें हमारा सौरमंडल केवल अंश मात्र है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है इस आकाशगंगा का हमारा सौरमंडल। देखिए, फिर एडविन पावेल हब्बल एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 1925 ईस्वी में जब इस ब्रह्मांड का अध्ययन किया, इस ब्रह्मांड का जब एडविन पावेल हब्बल ने अध्ययन किया तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो दृष्टिगत ब्रह्मांड है, जो हमारी दृष्टि के अंतर्गत आ रहे हैं, जितना हम देख पा रहे हैं, जो ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये 250 करोड़ प्रकाश वर्ष 250 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इन्होंने बताया कि ये 250 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, समझ लीजिए अच्छे से। और एडविन पावेल हब्बल ने ही सबसे पहले ये बताया कि ये ब्रह्मांड जो है आज भी फैल रहा है। उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर ये बताया कि ये ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, ठीक है, और इसके फैलने की गति बहुत तेज है। आगे समझिए, देखिए, ये वैज्ञानिक तो हुए हैं, लेकिन हमारे भारत में भी कुछ प्राचीन काल में एक खगोल शास्त्री हुए हैं और गणितज्ञ हुए हैं, जो है बारहमिहिर लगभग 606वीं शताब्दी यानी 600 ईस्वी के आसपास हुए हैं। और निकोलस कापरनिकस के 1000 साल पहले ही इन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर हमारा चंद्रमा लगाता है, ठीक है। तो हमें अपने विरासत पर गर्व करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी भारत में प्राचीन काल में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे ऐसे गणितज्ञ, ऐसे ऐसे
खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने संसार के लिए बहुत कुछ दिया है। ठीक है, अपने देश पर गर्व करना चाहिए और हमारा देश महान है, आगे भी महान रहेगा, इसे हम अपना महान बनाए रखेंगे। ठीक है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। देखिए, मेरी आज पहली क्लास है और आप किसी भी निर्णय पर पहली क्लास देखकर ही ना पहुंचें, कम से कम मेरी 3-4 क्लासें देखिए और आप ये देखिए कि आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर यदि मिल रहा है तो मुझसे जुड़िए और लोगों को शेयर कीजिए और लाइक करिए। ठीक है, अब मैं अगली क्लास जो आपके सामने जल्दी डालने वाला हूं वो होगी तारों के ऊपर, तारे क्या होते हैं और तारों का लाइफ साइकिल यानी तारों का जीवन चक्र क्या होता है। जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ पढ़िए भूगोल, संसार का भूगोल।